नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का मैं काला सर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास का विशेष उद्देश्य यह है कि जो अपनी द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जो मनोविज्ञान की पुस्तक आई है, उस पुस्तक में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, उस पुस्तक के बारे में मैं बता दूं सभी विद्यार्थियों। एक तो उस पुस्तक का जो भाषा सरल, सुबोध और बोधगम्य शैली में तैयार की गई है, ताकि एक सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी, एक सामान्य आईक्यू वाला विद्यार्थी भी सेल्फ स्टडी करके मनोविज्ञान में जो 30 नंबर का पार्ट आता है, कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का जो पार्ट आता है, उसमें से अच्छे अंक गारंटी के साथ कहता हूं। इस अपनी जो पुस्तक है, इसमें हर एक विषय वस्तु को सरल, सहज और बोधगम्य शैली में तैयार किया गया है, ताकि आप लोगों को कोचिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। सेल्फ स्टडी से भी आप 30 में से 27-28 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से संबंधित है, उन क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन भी आप इस बुक में पढ़ने के दौरान ही आराम से हल कर सकते हैं। इसका कारण आप कहोगे, गुरुजी 27-28 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, 27-28 क्वेश्चन साइकोलॉजी में होना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। कारण क्या है? एक तो अपने जो सिलेबस में दे रखा है, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइकोलॉजी की बुक्स आती है, ठीक है ना, एनसीईआरटी प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो दोनों बुक्स की विषय वस्तु को इस बुक में संकलित किया गया है, ठीक है ना, सरल भाषा में। कैसी भाषा में? सरल भाषा में। इसी के साथ ही मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना, बीएड में, अपने एमए साइकोलॉजी में प्लस एमएड में जितनी भी मनोविज्ञान की बुक्स चलती है, अच्छे ऑथरों की, जो ऑथेंटिकल मानी जाती है, इसी के साथ ही थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, जो आदि मनोवैज्ञानिक है, उनके जो मूल ग्रंथ है, उन मूल ग्रंथों में से भी विषय वस्तु ली गई है, ताकि अगर हमारा कोई क्वेश्चन रीट में आ रहा है विषय वस्तु से संबंधित, और अगर उसको एग्जामिनर गलत साबित कर रहा है, तो हम इस पुस्तक के आधार पर, क्योंकि सोर्स अपना क्या है? मूल ग्रंथ प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी शिक्षा बोर्ड, ठीक है ना, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसी के साथ ही बीएड और एमएड, एमए साइकोलॉजी, ये सभी की सभी, इसी के साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो मनोविज्ञान की पुस्तक निकलती है, उन सभी से विषय वस्तु संकलित की गई है, जिसके आधार पर अपनी संपूर्ण विषय वस्तु ऑथेंटिक विषय वस्तु है, ठीक है ना, जिसके आधार पर हम रीट तक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से पुस्तक एक तथ्य बाय तथ्य को सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयार कर सकते हो। इसी के साथ ही पुस्तक में ट्रिक का समावेश भी किया गया है। बीच बीच में जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु याद करने वाली है, आपको पता है मनोविज्ञान याद करने वाली विषय वस्तु कम है, लेकिन समझने वाली ज्यादा है। लेकिन जो एक तो होती है डेफिनेशन, परिभाषाएं, तो जो परिभाषाएं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकी को आ गई, तो उन परिभाषाओं को याद करने के लिए ट्रिकों का समावेश किया गया है, और उन ट्रिकों को, ठीक है ना, वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं देकर उन ट्रिकों के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको लाइव क्लास के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्लास के माध्यम से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार ट्रिक की, ठीक है ना। इसी के साथ ही आपकी जो ट्रिक दी गई है, उसी के पास में आपके ये क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको आपने स्कैन किया है, ठीक है ना। इसी प्रकार हर ट्रिक के साथ ही क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको आप स्कैन करके उस ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक रहेगा अपना चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की विकास यात्रा की। किसकी बात कर रहे हैं? मनोविज्ञान की विकास यात्रा की विकास यात्रा, मनोविज्ञान की विकास यात्रा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं मनोविज्ञान की विकास यात्रा, मनोविज्ञान की विकास यात्रा में पिछली रीट में नहीं आया था क्वेश्चन, इसका मतलब आगे भी नहीं आएगा, ये गारंटी नहीं है, ठीक है ना। पिछली बार नहीं आया तो अब की बार आने की संभावना, क्योंकि रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी शिक्षक ग्रेड की भर्ती हो, उन सभी में मनोविज्ञान की विकास यात्रा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये व्यावहारिक नॉलेज है,
व्यावहारिक ज्ञान एक विद्यार्थी को होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है ना। तो मनोविज्ञान की विकास यात्रा में हम बात करेंगे सबसे पहले 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान माना गया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का। अर्थात हम कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? आत्मा का अध्ययन करती है। ठीक है ना। इसी के साथ ही मैं बता दूं आपको 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी में माना गया था मनोविज्ञान किसका? मन व मस्तिष्क का अध्ययन करती है। मन व मस्तिष्क का अध्ययन करती है, अर्थात मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया। कब कहलाया? 17वीं शताब्दी में। ठीक है ना। तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का, 17वीं शताब्दी में मन एवं मस्तिष्क का। ठीक है ना। कैसे? मैं बता देता हूं। 16वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? आत्मा का। और इसी आत्मा के समर्थक, यानी कि इसी के साथ साथ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे थे, वो सब मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने वाला विषय है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान से संबंधित नहीं है या आत्मा के विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन आत्मा वाला है, कौन मन व मस्तिष्क का है, कौन चेतना का है, कौन व्यवहार का है। तो जो चीजें हमेशा कंफ्यूज करती है उन चीजों को अपनी इस पुस्तक में ट्रिक के माध्यम से अलग अलग फाइल बनाई गई है। ठीक है ना। और अलग अलग फाइल के माध्यम से अचेतन मन में इकट्ठा करेंगे तो वापस चेतना में आने भी क्या रहेगी? आसानी रहेगी और गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगी। ठीक है ना। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला विषय माना गया था? आत्मा का विज्ञान। इससे संबंधित मैं एक चीज और बता देता हूं आपको प्यारे विद्यार्थियों। मनोविज्ञान से संबंधित यहाँ पर इस वीडियो में मैं केवल ट्रिक की चर्चा करूंगा, क्योंकि इससे संबंधित अन्य विषय वस्तु की आपको जानकारी चाहिए तो अपने इस YouTube चैनल पर साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं। आप वहां पर इससे संबंधित विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि इस क्लास में मैं आपके सामने केवल ट्रिक का जिक्र करूंगा, अदरवाइज संपूर्ण विषय वस्तु और मनोविज्ञान की विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप अपने इस चैनल पर जो अन्य साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जो साइकोलॉजी का फोल्डर है वहां से आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ ही चलें अब कौन कौन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करने वाला विषय हो सकता है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं समर्थक। किसकी बात करते हैं? समर्थक। ठीक है ना। समर्थक में कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? आत्मा का अध्ययन करती है। तो देखते हैं हम अपनी ट्रिक के बारे में। और ट्रिक भी कौन सी? कहानी वाली ट्रिक। ठीक है ना। आप लोगों ने देखी होगी ट्रिक आज तक। ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट शब्दों को लिख दिया जाता है। वीडियो बनाने का भी एकमात्र यही उद्देश्य है कि आपको भी वह कहानी याद हो, जिससे क्या एक बार इस ट्रिक को याद कर लेने के बाद में जीवन भर दोबारा इसको देखना ही ना पड़े, एक ही बार में संपूर्ण विषय वस्तु याद हो जाए। कौन सी ट्रिक? कहानी वाली ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है ना। देखो, आरी प्लेट मत काट, अरी प्लेट मत काट। ठीक है ना। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन छोटी छोटी भी याद करेंगे तो कई बार क्या होता है भूल जाते हैं और किसी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए। ध्यान रखना, मनोविज्ञान के नियम है, सिद्धांत है, वो कहते हैं कि नया ज्ञान सीखते समय पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सीखने से सीखने में क्या रहती है? सरलता रहती है और लंबे समय तक वह ज्ञान क्या रहता है? स्थायी रहता है। तो इन ट्रिकों को हम व्यावहारिक जीवन से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? व्यावहारिक जीवन से। और मैं इसको वास्तविक घटना भी बता सकता हूं। ठीक है ना, कि वास्तविक में ऐसा हुआ है। ठीक है ना, ये कहानी नहीं है, वास्तव में ऐसा हुआ है। ठीक है ना। तो अरी प्लेट मत काट, अरी प्लेट मत काट हुआ क्या था? मैं सामान्य सी जानकारी देता हूं आपको। थोड़े दिनों पहले की बात है, पिछले साल की बात है, यही दिन चल रहे थे।
शादियों के धड़ाधड़ शादियां हो रही थी, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा प्राचीन कालीन सभ्यता में और वर्तमान कालीन सभ्यता में बहुत कुछ अंतर आ गया है। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते अपनाते कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हम भी पीछे की ओर जा रहे हैं, हम भी पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारी प्राचीन जो सभ्यता है बहुत उन्नत सभ्यता रही है। प्राचीन सभ्यता के जो संस्कार है, जो जानकारी है, वो बहुत ही हमारे देश को उन्नत बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे हम पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते करते हम पिछड़ रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा आपको कि प्राचीन काल में आपने देखा होगा अभी भी कुछ घरों में उन सभ्यताओं को अपनाए हुए हैं कि घर के सामने लिखते थे सुस्वागतम, सुस्वागतम कि आप लोगों का स्वागत है, सुस्वागतम कि आप लोगों का क्या है, स्वागत है, ठीक है ना। इसी प्रकार वर्तमान समय में एक नया ट्रेंड चल रहा है साहब, घर के सामने बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखते हैं और बड़े शौक से लिखते हैं, ठीक है ना। अपने आप को बड़ा गर्व होता है वो शब्द लिखने में। आप लोगों ने देखा होगा घरों के सामने कि कुत्तों से सावधान, किससे सावधान, कुत्तों से सावधान। कहने का तात्पर्य है वो खुद कह रहे हैं घर वाले कि इस घर में कुत्ते रहते हैं, इस घर में कौन रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, उनसे आप क्या रहो, सावधान रहो, ठीक है। तो नया ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में समाज में, ठीक है ना। तो कुत्तों से सावधान। इसी प्रकार मैं बता दूं आपको, हमारे भी एक पड़ोसी है साहब, बहुत पैसे वाले, जितने ज्यादा पैसे वाले उतने ही ज्यादा कुत्ते पालते हैं। जबकि प्राचीन काल में जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा वाला होता था उसको ऐसा माना जाता था कि जिसके पास गायों की संख्या जितनी ज्यादा होती थी वही उतना ही धनवान माना जाता था। जबकि वर्तमान में जिसके पास जितनी ज्यादा कुत्ते वह उतना ही धनवान, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक बार सुननी पड़ेगी, जीवन भर छुटकारा, ठीक है ना। इसी प्रकार 16वीं-17वीं शताब्दी की बात करेंगे, 19वीं की भी और 20वीं की भी। कौन कौन से, तो हमारे पड़ोस में क्या वो पड़ोसी थे, उनको भी शौक था कुत्ते पालने का। एक दिन क्या हुआ, वो शादी में जा रहे थे, शादी में जाने के दौरान उन्होंने कहा कि गुरुजी, उस दिन मेरी भी छुट्टी थी कोचिंग की, कि उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप यही हो आज। मैंने कहा भाई ठीक है मैं यही हूँ, बताओ। कि सर हम सब जिमने के लिए जा रहे हैं और हमारा जो कुत्ता है उसके पास में हम खाना डाल के रख दिया है, सिर्फ आपको ये काम करना है 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे गेट खोलना है, उसको उसके पास में करके आना है। मैंने ठीक है, मैंने कहा हाँ साहब, अब पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के नाते मना नहीं कर सकते साहब, ठीक है ना कभी काम पड़ ही जाता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब। साथ में मैंने कहा क्या माता पिताजी के लिए भी क्या भोजन की व्यवस्था करूं क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो खा लेंगे, रात को आने के बाद में खिला देंगे उनको। मैंने कहा देख बेटे, माता पिता की इतनी चिंता नहीं है, जबकि इनको कुत्तों की बड़ी चिंता है। यही संस्कृति है, वर्तमान में धीरे धीरे इसी संस्कृति को अपना रहे लोग, हुआ बड़ा दुख होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो जैसे ही 5 बजने के दौरान में वापस गया उनके घर, जैसे ही गेट खोला तब तक कुत्ता खुला चुका था साहब। जैसे गेट खोल के अंदर जाने लगा, कुत्ता भग के आया मेरी तरफ, दर 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 दर। मैंने कहा यार मरवा दिया साहब। जैसे ही कुत्ता भग के आया, मैंने तो वापस गेट बंद करके मेरे घर पे आ गया साहब, अभी तो मरवा देते काय का खाना, ठीक है ना। तो जैसे ही 7 बजे के आसपास जब वो आए, आते ही पूछा क्या हुआ सर, खिला दिया आपने? अरे मैंने कहा काय का खिला दिया यार, मरवा देता तू अब तो। कि कैसे? मुझको वो खुला गया तुम्हारा काका जी है ना, वो खुला गया। कि यार ऐसे क्या बोल रहे हो? यार बोलूं क्या, बोलूं नहीं तो क्या करूं, अभी तो खा जाता। और इंजेक्शन भी 14 लगते थे पहले, आजकल भी 5 लगते हैं साहब, मरवा देते आप, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है साहब, नीचे उतर के आ गया मैं भी उनके साथ साथ। तब तक क्या हुआ, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखा था अरी। क्या नाम रख रखा था? अरी। तो दूर से ही अब कुत्ता क्या रखा, भूखा था तो उस प्लेट को भी खा रहा था। किसको खा रहा था? प्लेट को भी खा रहा था, ठीक है ना। और एक चीज और मैं बता दूं, उनकी बड़ी विशेषता है, ठीक है ना। कहीं भी जीमने के लिए जाते थे तो वहां पर क्या करते थे, जीमने के बाद में कहते थे हमारे मम्मी पापा घर पे हैं तो आप उनके लिए भी खाना डाल के दे दो हमारे को। मैंने कहा यार तो बड़ा काम है साहब, नाम मम्मी पापा का और खुला खिला देते, किसको? कुत्तों को खिला देते, ठीक है ना। तो रसगुल्ले काजू वगैरह साथ में लेके आए थे। तो उन्होंने कुत्ते का नाम रखा था अरी। अलग अलग नाम रखते हैं, टॉमी, अरी, बहुत सारे मॉडर्न नाम रखते हैं, सुमो, अलग अलग, ठीक है ना। इसी प्रकार अरी प्लेट मत काट। उन्होंने जान के कुत्ता प्लेट को खा रहा था,
तो दूर से ही उसने आवाज दी कि अर अरी, अरे अरी प्लेट मत काट, अर अरी प्लेट मत काट, हम आपके लिए काजू गुलाब जामुन रसगुल्ला लेके आए हैं, हम आपके लिए लाए हैं, क्या लाए हैं, काजू गुलाब जामुन और रसगुल्ले लेके आए हैं। कि दूर से आवाज दिया, क्या आवाज दी, आर अरी प्लेट मत काट, आर अरी प्लेट मत काट। ठीक है ना। बताओ कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, आत्मा का अध्ययन करती है। ठीक है ना। इसी के साथ मैं बता देता हूँ, अगर संपूर्ण विषय वस्तु की जानकारी आपको लेना है तो चैनल पे जो अन्य वीडियो साइकोलॉजी के डल चुके हैं, ठीक है ना, वहां से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विस्तृत विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आर से क्या हो गया, अरस्तु। अरी से देखो, ध्यान रखना, अरस्तु को ही अंग्रेजी में कहते हैं अरिस्टोटल। क्या कहते हैं, अरिस्टोटल। क्या कहते हैं, अरिस्टोटल। ठीक है ना। ध्यान रखना, अरस्तु, अरिस्टोटल। कई बार अंग्रेजी में नाम दे देते हैं, हिंदी वाला नहीं देकर क्या देते हैं, इंग्लिश वाला दे देते हैं। ठीक है ना। तो मनोविज्ञान का जनक है, मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। अरस्तु ने मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा को सबसे पहले खोजा था कि मनुष्य के मस्तिष्क में ऊर्जा पाई जाती है और वह व्यक्ति उस ऊर्जा के माध्यम से चलायमान रहता है, यानी कि कार्य करता है। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने समर्थन किया कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, आत्मा का अध्ययन करती है। तो अरस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं अरिस्टोटल। क्या कहते हैं, अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। साथ में ही प्लेटो, साथ में ही प्लेटो के बारे में बता देता हूं मैं आपको। आत्मा की अवधारणा को सबसे पहले, आत्मा की अवधारणा को सबसे पहले किसने निर्धारित किया था, यानी कि किसने अभिव्यक्त किया था, प्लेटो ने। कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले दी किसने, प्लेटो ने। और उस आत्मा की अवधारणा को दर्शन शास्त्र में किसने लागू करवाया, अरस्तु ने करवाया। भाई आत्मा की अवधारणा तो दी प्लेटो ने, और उस आत्मा की अवधारणा को दर्शन शास्त्र में लागू करवाया किसने, अरस्तु ने। इस कारण मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। और ऐसे इंडिकेट करके जोर देके पूछ ले, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक, और तो हम कहेंगे प्लेटो। क्या कहेंगे, प्लेटो। क्योंकि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, प्लेटो ने। मत यहां पर शांत है, मत यहां पर क्या है, शांत है। कार से देकारते, कार से देकारते। ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, आत्मा का अध्ययन करती है। तो आर अरी प्लेट मत काट, आर अरी प्लेट मत काट, 3 बार इस लाइन को पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से कारगर होगी, क्योंकि फाइल बना बना के डाल दोगे ना, ये आत्मा के, ये मन व मस्तिष्क के, ये चेतना के, ये व्यवहार के, तो वापस निकलने में बहुत आसानी होगी। जिस प्रकार से आप अरे फोन में गाने डालते हो, नहीं डालते हो, राजस्थानी, ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, सपना के सॉन्ग, सपना के तो बड़ी शौकीन हो साहब। ठीक है ना। सपना के सॉन्ग, अलग अलग सॉन्गों को अलग अलग फाइल बना के, इसी प्रकार मस्तिष्क में भी जो ज्ञान ग्रहण करेंगे वो भी कैसे बने करेंगे, अलग अलग फाइल बनाकर। तो आर अरी प्लेट मत काट, आर अरी प्लेट मत काट। अर से तो अरस्तु, अरी से अरिस्टोटल, प्लेट से प्लेटो, काट से देकारते। ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो ये मानते हैं मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, आत्मा का अध्ययन करती है। बात कब की चल रही है, 16वीं शताब्दी की। लेकिन जैसे ही समय बीता और शताब्दी आ गई, कौन सी, 17वीं शताब्दी आ गई। कौन सी आ गई, 17वीं शताब्दी आ गई। 17वीं शताब्दी आते आते मैं आपको बता देता हूं, कुछ मनोवैज्ञानिक इनके पास आए और आके पूछे कि बताओ आत्मा कैसी होती है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, दिखने में कैसी है, कार्य किस प्रकार से करती है। तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं बता पाए कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा दिखने में कैसी होती है, निवास स्थान कहाँ है, निवास स्थान कहाँ है। तो बताओ कैसे मान ले कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, आत्मा का अध्ययन करती है। तो 17वीं शताब्दी में इनका खंडन कर दिया गया और एक नए वाद का जन्म हो गया, और वो नया वाद था मनोविज्ञान। अब किसका, 17वीं शताब्दी के बाद में किसका अध्ययन करेगी,
मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करेगी। ठीक है सभी दोस्तों, प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर अच्छे अच्छे वीडियो साइकोलॉजी के आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा ले, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। और इतना जोश होना चाहिए, भाषा इतनी सरल कर दी गई है कि आपको कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जहां आवश्यकता थी कोचिंग की, यानी कि ट्रिक वगैरह समझने में जहां आवश्यकता थी, उन ट्रिकों को मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कहीं भी कोचिंग वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है। एक सामान्य से सामान्य IQ वाला बालक भी, 90 से 110 IQ वाला बालक भी, आप सोचोगे पता नहीं मेरे 90 से 110 है भी कि नहीं है। बेटा 10वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, B.Ed कर ली, तो इतना तो कन्फर्म है आप में IQ सामान्य से कम नहीं है, सामान्य से उच्च ही होगा, ठीक है ना। तो ये घबराने की जरूरत नहीं। तो सामान्य से सामान्य IQ वाला विद्यार्थी भी अपनी इस पुस्तक के माध्यम से, द्रोणाचार्य शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, ठीक है ना, अच्छे से अच्छे अंक गारंटी के साथ कहता हूं, अगर लगातार आप मेहनत करते हो और इस पुस्तक से नोट्स वगैरह भी साथ में बनाते हो, तो आप 30 में से 28-27 क्वेश्चन मिलेंगे, 28-27 क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट। 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो प्रोसेज में से आएंगे, जो प्रोसेज भी आपको ये पुस्तक सरल और सुबोध भाषा में, सरल भाषा में, तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लगातार तैयारी करें, रीट की भर्ती सामने आ चुकी है। इसी प्रकार मैं बता देता हूं आपको, C.TET, UP-TET, MP-TET के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं, कोई अलग अलग सिलेबस नहीं है, अलग अलग सिलेबस नहीं। जैसे 1-2 टॉपिक है, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ये टॉपिक सबके लास्ट में डाले गए, ये टॉपिक सबके लास्ट में डाले गए। तो आप C.TET की तैयारी कर रहे हो तो भी उसके लिए भी उपयोगी है, S.TET की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, UP-TET के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। जो लास्ट में जो C.TET वगैरह के जो टॉपिक थे वो सबके लास्ट में, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है ना, तो ये सबके लास्ट में डाले गए हैं, ठीक है ना। तो बताओ कोई दिक्कत? 28 से 30% लगातार आपके, अगर सामान्य से सामान्य विद्यार्थी हैं, लगातार सरल भाषा में तैयार किए गए NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस को आधार लिया गया है। जो जो टॉपिक अपने रीट के सिलेबस में, वही टॉपिक जहां पर B.Ed की, M.Ed की प्लस MA साइकोलॉजी में है, तो वहां से भी ऑथेंटिकल मैटर लिया गया है। तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार आप मन लगाकर, अपने आप में जुनून होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा और मैं 28 से 30% सही करूंगा, तभी कर पाओगे। वरना अगर एक बार नेगेटिव विचार आ गया कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, ये तो साइकोलॉजी है, अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं गुरुजी 28 से 30% बता रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कहीं भी एक कोने में भी ये बैठा हुआ है कि नहीं मेरे तो 30 नंबर आ ही नहीं सकते, तो दुनिया का कोई सा भी मास्टर आपको 30 में से 30 नंबर नहीं दिलवा सकता, ठीक है ना। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक ना तो कोई पुस्तक ऐसी है जो पूरे नंबर दिलवा सकती है, ना ही कोई गुरुजी ऐसा है जो आपको पूरे नंबर दिलवा सकता है। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में विश्वास होना चाहिए। उसी के साथ ही अपनी जो विषय वस्तु है उसको लगातार देखें, लगातार कम से कम 2 या 3 बार पढ़े सरल भाषा में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ में विदा लेता हूं।